दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। अभी पीछे एक खबर थी जिसने पूरे देश में पूरी तरीके से सनसनी मचा दी थी और देश का हर व्यक्ति ये दुआ कर रहा था कि ये कपल वापस मिल जाए। मैं बात कर रहा हूँ इंदौर के उस कपल की जिसमें राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी इंदौर से शिलांग और कामाख्या देवी हनीमून के लिए और दर्शन के लिए गए थे। आज ये कहानी दोबारा से इसलिए आपके सामने लेकर आ रहा हूँ क्योंकि शिलांग के एसपी मिस्टर सिंह उन्होंने इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है क्योंकि सारे आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। उसमें अदालत से जो वहाँ की पुलिस है 8 दिन का रिमांड मांगा था और उसमें क्या क्या कुछ निकल कर सामने आया है। और जो मिस्टर सिंह ने बताया है कि जो ये सोनम रघुवंशी जो लड़की थी ये कोई आम लड़की या आम माइंड वाली महिला नहीं थी। ये एक बहुत शातिर और बहुत ज़्यादा क्रिमिनल सोच वाली लड़की थी। और इसने किस किस तरीके से नॉर्मली कोई भी क्रिमिनल हो वो प्लान ए बनाता है या प्लान बी बनाता है या ज़्यादा से ज़्यादा प्लान सी बनाता है। लेकिन सोनम रघुवंशी के जो प्लान थे आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी, वो हर एक प्लान के बाद उसका दूसरा प्लान तैयार था। ए बी सी डी जितने भी अक्षर होते हैं उसके पास इतने प्लान थे और किसी भी तरीके से उसको अपने अंजाम तक पहुंचना था। तो उन्होंने पूरी कॉन्फ्रेंस में जो मिस्टर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है तो मैं सिलसिलेवार उसको आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। देवी सिंह रघुवंशी जो सोनम रघुवंशी के पिता हैं, इनका प्लाईवुड का बहुत बड़ी एक फैक्ट्री है और इनका अच्छा खासा कारोबार है। सन 2022 में एक लड़का इनके पास जॉब के लिए आता है और हाथ जोड़कर इनसे जॉब मांगता है। तो नॉर्मली जिस तरीके से कोई भी मालिक इंटरव्यू में सवाल और जवाब करते हैं तो सबसे पहले वो अपनी मजबूरी बताता है कि मेरे पिता की कोरोना में मृत्यु हो चुकी है और मेरी 2 बहनें हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है और मेरी माँ है जो मेरे साथ रहती है और मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। तो देवीलाल रघुवंशी जी उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा किस चीज़ में तुम काम कर सकते हो और तुम्हारे पास ऐसा क्या एक्सपीरियंस है और प्लाईवुड में या लकड़ी के काम में तुमने पहले कोई काम किया या नहीं किया। तो ये लड़का जिसका नाम होता है राज कुशवाहा वो देवी सिंह रघुवंशी जी को बताता है कि लकड़ी के काम में मुझे कोई एक्सपीरियंस है नहीं। पहले मैंने जो काम कराए कपड़े का कराए और उसके साथ मैं सुबह को अखबार बांटने का काम करता हूँ जिससे मेरे घर की रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से चलती है। अब ये सुनकर देवी सिंह रघुवंशी जी को उस पर दया आती है और वो उससे पूछते हैं आप इस फैक्ट्री में घूम लो और देख लो, तुम जो भी काम कर सकते हो हम आपको उस काम पर रख लेंगे। क्योंकि लड़की की उम्र 16-17 साल थी और उसके ऊपर जो जिम्मेदारी थी, उसके कांधों पर जो बोझ था उसके परिवार का, क्योंकि बाप अब रहा नहीं। तो क्योंकि देवी सिंह काफ़ी एजड थे और उनको पता था कि जो घर की मजबूरियाँ होती हैं किस तरीके से पूरी करी जाती हैं, तो उन्होंने अपने दिमाग में सोच लिया ये 16-17 साल का लड़का है, इसको कहीं ना कहीं मैं अपनी फैक्ट्री में लगा लूँगा। तो फैक्ट्री में घूमता है और देखता है और आकर देवी सिंह रघुवंशी जी से बात करता है, कहता है कि जी मैं अकाउंट्स का काम कर लूँगा, मैं बिल वगैरह बना लूँगा, क्योंकि मैंने कुछ उसकी पढ़ाई भी करी है। अब देवी सिंह को क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है तुम इसको कर लो और वो 2022 में उसको अपनी फैक्ट्री में जॉब पर रख लेते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि लड़की जिसको ज़रूरत होती है जाहिर सी बात है वो मेहनत से काम करता है। अब राज कुशवाहा एक बेहद मेहनती और बेहद ईमानदार और जो नॉर्मल ड्यूटी का टाइम होता है उससे भी ज़्यादा वो काम पूरी मेहनत के साथ देवी सिंह रघुवंशी जी की फैक्ट्री में करता है। और जाहिर सी बात है जब कोई भी वर्कर अगर दिल से मेहनत करता है तो धीरे धीरे मालिक की नज़रों में चढ़ जाता है। अपनी इसी मेहनत के कारण वो देवी सिंह रघुवंशी जी के दिल पर चढ़ गया और उसके बाद उसका घर पे आना जाना हुआ। तो एक तरीके से अगर ये कहा जाए कि परिवार के सदस्य की तरह हो गया तो ये गलत नहीं होगा। रिश्ता थोड़ा और आगे बढ़ता है, राखी के दिन आते हैं तो उसमें जो देवी सिंह रघुवंशी की बेटी थी सोनम रघुवंशी, तो राज कुशवाहा जब घर जाता है तो वो अपनी बेटी से उसको राखी बंधवाते हैं। मतलब एक तरीके से वो मान चुके होते हैं कि हमारे परिवार का सदस्य है और हर सुख दुख में देवी सिंह रघुवंशी जी राज कुशवाहा का साथ देते हैं और वो भी पूरी मेहनत से फैक्ट्री में काम करता है। एक पारिवारिक रिश्ता, एक भरोसा, सारी चीज़ कुशवाहा वहाँ पर जीत चुका था और शायद उसके मन में कोई गलत चीज़ थी भी नहीं। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि जो देवी सिंह रघुवंशी की बेटी है सोनम रघुवंशी, वो अपनी पढ़ाई पूरी करती है और वो अपने पिता के बिजनेस में उसी फैक्ट्री में HR मैनेजर की तरह जॉब पर वहाँ पर एक तरीके से अपने बाप का काम देखने लगती है। अब रोज़ फैक्ट्री में आना जाना और वहाँ पर राज कुशवाहा और भी बहुत सारे वर्कर, सब घर वालों को उस पर भरोसा। लेकिन कहीं ना कहीं राखी बंधवाने के बावजूद जो उनका एक बहन भाई का रिश्ता है वो थोड़ा पीछे हटता चला गया और एक अफेयर उन दोनों के बीच में बनता चला गया।
बात प्यार तक पहुंची उनकी, और उसके बाद वो सोचने लगे कि हम दोनों शादी कर लें। लेकिन राज कुशवाहा इस बात को अच्छी तरह जानता था कि अभी 2-3 साल पहले मैं हाथ जोड़कर उनसे किसी भी तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण करने की विनती कर रहा था, उनसे नौकरी मांग रहा था, और अब मैं उनकी बेटी का हाथ उनसे कैसे मांग दूँ? अभी मेरी इतनी औकात नहीं है, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, और जो परिवार मुझे इतना प्यार दे रहा है अचानक वो नफरत में तब्दील हो जाए। तो अब क्योंकि दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं, अब इस बात का देवी सिंह रघुवंशी को, या जो सोनम रघुवंशी के जो भाई थे और जो उनकी माता थी, ना ही वो उस चीज़ का जिक्र करते हैं, ना ही इस चीज़ का किसी और को पता चलता है, क्योंकि किसी की भी जवान बेटी हो तो वो अपना रिश्ते ढूंढते हैं। तो उनके माता पिता को सोनम रघुवंशी के रिश्ते देखने में एक दिक्कत आ रही थी कि वो मंगलिक थी, और मंगलिक लड़की के लिए मंगलिक लड़का ही चाहिए। और अब बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं कि कास्ट एक नहीं होनी चाहिए, या जो उनका गोत्र है वो एक नहीं होना चाहिए, मंगलिक नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ढूंढने में बड़ी दिक्कतें होती हैं, और यहाँ पर मंगलिक लड़का मिलना बहुत एक तरीके से बहुत कठिन था। लेकिन एक जो ये रघुवंशी जो बिरादरी है, इसके अंदर एक तरीके का ये आपस में एक मेल जोल करने का एक तरीका है कि जिसके भी बच्चे जवान होते हैं, बड़े होते हैं, तो कहीं पर कोई ऐसी लिस्ट होती है, वो वहाँ पर उसकी पूरी डिटेल लिखते हैं, उसकी उम्र, हाइट, कलर, कितना पढ़ा हुआ है, और उसकी जो जन्म पत्री है, सारी चीज़ें वो वहाँ पर रखते हैं। और जो मतलब जितने भी रघुवंशी बिरादरी है सब उसमें डालते हैं, और सब फिर वो चेक करते रहते हैं कि जिसको लड़की की ज़रूरत है वो लड़की उसमें देखता है, क्योंकि जितने भी पत्र उसके अंदर हैं सब रघुवंशी बिरादरी के हैं, और जिसको लड़की की ज़रूरत है वो भी पत्र देखता है। तो जो भी मैच मिलता है तो उसमें फ़ोन नंबर वगैरह होते हैं, एड्रेस होता है, फिर वो एक दूसरे से मिलते हैं, और वो फिर रिश्ता आगे बढ़ता है उनका। इसी तरीके से जब सोनम रघुवंशी का भी उन्होंने उसके अंदर जो पत्र था वो डाला हुआ था, और उधर से राजा रघुवंशी, उसके जो माता पिता थे, पेरेंट्स थे, उन्होंने भी वो पत्र वहाँ पर डाला था। तो वहाँ पर पंडित जी देखते हैं दोनों पत्र, दोनों मंगलिक हैं, सबसे बड़ी बात, और दोनों ने शादी के लिए क्या हुआ आवेदन है, और दोनों ही के कारोबार अच्छे हैं, क्योंकि राजा रघुवंशी का भी बहुत अच्छा कारोबार है, और जो देवी सिंह रघुवंशी है सोनम के पिता, उनका भी बहुत अच्छा कारोबार है। तो पंडित को लगता है कि कहीं ना कहीं रिश्ता बहुत सेट है, और वो दोनों को मिलाते हैं। और मिलने के बाद, क्योंकि पहले से ही दोनों परेशान होते हैं मंगलिक के लिए, और यहाँ पर अचानक से एक रिश्ता उनको मिल जाता है, तो दोनों को बुलाया जाता है और एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, और वो उनका रोका हो जाता है एक तरीके से, दोनों का रिश्ता पक्का। अब जबकि जरा सोनम बिल्कुल बेफिक्र थी, क्योंकि राज कुशवाहा से उसका अफेयर चल रहा था, और शादी का कोई ऐसा मैटर अभी था नहीं, क्योंकि मंगलिक की वजह से सब डिले हो रहा था। उन पर एक तरीके से वहाँ पर एक पहाड़ सा गिरता है, ये अचानक क्या हो गया, एकदम से रिश्ता हो गया और एकदम से रोका हो गया, अब हम क्या करें। अब उनका जो दिमाग है वो क्राइम की तरफ बढ़ने लगता है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि उसके पास प्लान इतने थे, ABCDEF सारे उसके पास प्लान थे। तो सबसे पहले वो प्लान बनाती है, इंदौर में एक नदी है, तो सोनम राज कुशवाहा से कहती है कि मैं वहाँ पर जाती हूँ और अपनी स्कूटी वहाँ पर खड़ी करूँगी, और अपनी चप्पल, अपने कपड़े और अपना मोबाइल फ़ोन सब स्कूटी के पास रखेंगे, और उसके बाद मैं उस नहर में कूद कर थोड़ी बहुत दूर या उसके साथ साथ चलना है, और उसके बाद मैं वहाँ से गायब हो जाऊँगी। उसके बाद मेरे माता पिता मुझे ढूँढेंगे, और ढूँढने के बाद में फिर मेरी स्कूटी मिलेगी, मोबाइल मिलेगा, और मेरी जो ID वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी। तो उससे उनको लगेगा कि मेरी नदी में डूबने से मौत हो गई और मेरी लाश कहीं बहकर चली गई, और मेरे घरवालों को इस बात का सब्र हो जाएगा, वो मुझे मरी हुई मान लेंगे, और इधर से तुम नौकरी छोड़कर आना, हम अपनी ज़िंदगी कहीं पे अच्छी काटेंगे। लेकिन ये जो प्लान था ये उनका इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि जो सोनम रघुवंशी थी काफ़ी पढ़ी लिखी थी, क्योंकि HR की जॉब कर रही थी अपनी फैक्ट्री में ही। उसने सोचा कि अब मैं जिस रास्ते से जाती हूँ वहाँ पे CCTV लगे हुए हैं, सारी चीज़ें, और जो नदी है वहाँ पर बहुत सारे आदमी होते हैं, और आते में अगर मैं किसी भी CCTV में आ गई, या मुझे किसी भी आदमी ने वहाँ पर स्कूटी खड़ी करके जाते हुए देख लिया, तो एक नई प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, जो चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो देवी सिंह रघुवंशी थे सोनम के पिता, वो हार्ट के मरीज थे। तो कहीं ना कहीं सोनम ये भी चाहती थी कि ऐसा ना हो कि अगर मैं यहाँ से भाग जाती हूँ तो पिता को कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए और उनकी मौत का कारण मेरे सर पर ना हो जाए। तो वो, क्योंकि आज की जो बिरादरी है हर तरीके से हमारे देश में, एक लड़की का घर से चले जाना एक बहुत बड़ी बात होती है, और बाप के लिए तो एक बहुत जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो सोनम को लगा कि वो वैसे हार्ट के मरीज हैं, और अगर उनको पता लगा कि मैं राज के साथ भाग गई हूँ या चली गई हूँ कहीं, तो उनको हार्ट अटैक ना आ जाए। तो वो कुछ ऐसी ऐसी तरकीबें निकाल रही थी, जबकि जाहिर सी बात है अगर उनको ये भी पता लगेगा कि वो नदी में डूब कर मर गई है, तो जाहिर सी बात है उनको तब भी हार्ट अटैक आ सकता था। लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच है। सोनम को लग रहा था कि मरने से हार्ट अटैक नहीं आएगा, अगर मैं घर छोड़ के जाती हूँ तो आ जाएगा, ऐसी उसकी सोच थी। तो पहला प्लान उसका यहाँ पर फेल होता है। अब जो कि इधर रोका हो चुका था, टाइम गुजरता जा रहा है,
और राज कुशवाहा है और ये सोनम रघुवंशी दोनों प्लानिंग करते जा रहे हैं। जब पहला प्लान इनका फेल हुआ तो फिर दूसरा प्लान ये बनाते हैं कि कोई भी ऐसी लड़की ढूंढो जो सोनम की हाइट की हो, उसी कदकाठी की हो, और उसका मर्डर करते हैं और उसको स्कूटी पे बिठाते हैं और उसको आग लगा देंगे स्कूटी को। और क्योंकि आईडी और कपड़े वगैरह सब मैं वहीं पर छोड़ दूँगी और मेरी ही स्कूटी होगी, जब पुलिस आग बुझाएगी तो उसके नंबर, चेसी नंबर, इंजन नंबर से पता चल जाएगा कि ये सोनम की स्कूटी है। और घर वालों को लगेगा कि मेरी ही बॉडी है और वो मेरा अंतिम संस्कार कर देंगे और हम दोनों कहीं भागकर अपना शादी कर लेंगे या कहीं पर जाकर रह लेंगे। यहाँ पर भी थोड़ी उसकी मेरी नज़र में एक गलती थी, क्योंकि शायद वो नहीं जानती थी कि बॉडी कितनी भी जल जाए, डीएनए होता है, माता पिता से डीएनए बॉडी का मिलाया जाता है। जो भी बॉडी ऐसी है जो पहचान में नहीं आ रही है, पुलिस कंपलसरी उसका डीएनए कराती है, भले ही वो उसकी बॉडी उसके घर में ही क्यों ना मिले, क्योंकि जब चेहरे से पहचान नहीं हो रही है तो डीएनए से एक बार कंफर्म करा जाता है कि ये बॉडी उसकी है नहीं है। तो सोनम को शायद इसका जानकारी नहीं होगी, तो उसने सोचा कि किसी और को मारते हैं और उसमें आग लगा देंगे, जिंदे में या मरी में, और स्कूटी को जला देंगे और मतलब किसी भी तरीके से ऐसा हो कि घर वालों को ये पता ही ना चले कि मैं जिंदा हूँ और हम दोनों जाकर कहीं पे अपना घर बसाएंगे। अब क्योंकि वक्त गुजरता गया और उनकी जो ये फरवरी से प्लानिंग शुरू हुई, मार्च, अप्रैल और फिर मई आ गया और ये सारे प्लान उनके फेल हो गए। उसके बाद फिर प्लान सी उनका तैयार हुआ। वहाँ पे राज कुशवाहा कहता है कि तुम अब एक काम करो, अब तुम शादी कर लो। अब जो भी परेशानी है, जो भी हम क्राइम करेंगे वो तुम पर नहीं करेंगे, वो अब तुम्हारे जो हस्बैंड है राजा रघुवंशी पर करेंगे। अब हम सीधा उसका मर्डर करेंगे और वो भी इस तरीके से करेंगे जो हादसा लगे। इसके 3 फ़ायदे अलग अलग होंगे। पहला फ़ायदा इसका ये होगा कि जो मंगलिक का जो भी परेशानी है मंगलिक होने की, वो सारी की सारी मुसीबतें राजा रघुवंशी पर पड़ेंगी और ये एक दोष एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, जो कोई भी महिला हो, अगर उसकी शादी हो गई है और वो विधवा हो गई है, तो जाहिर सी बात है कोई उसको ऐसा लड़का ढूंढने में पहले ही, और क्योंकि मंगलिक भी है तो ढूंढने में बहुत दिक्कत आएंगी और ऐसे टाइम पे फिर राज कुशवाहा जो नौकर है वो आगे बढ़ेगा हीरो बनकर, और वो फिर देवी सिंह को भी लगेगा कि चलो कहाँ लड़का ढूंढते फिर हमारी लड़की वैसी विधवा है, तो चलो इस नौकर से जो अकाउंट्स में काम कर रहा है इसी से कर देते हैं। तो दूसरा फ़ायदा उनको ये लगा उसका। और तीसरा उनका जो सबसे बड़ा फ़ायदा उनको लग रहा था कि पापा को हार्ट अटैक भी नहीं आएगा, तो मंगलिक का दोष सारा राजा के ऊपर जाएगा। दूसरा, जो अब नई जो कहानी है हार्ट अटैक वाली, वो भी खत्म हो जाएगी। और तीसरा, पापा खुशी खुशी शादी कर देंगे, मतलब एक तरीके से सारी परेशानी खत्म होगी जो हस्बैंड है उसके मरने के बाद में। तो ये उनकी सोच थी। और उसके बाद अब उनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद ये प्लान बनाया जाता है कि हनीमून के लिए कहीं भी जाया जाएगा। और इधर जो राज कुशवाहा है वो तैयारी करता है मर्डर करने की। जो एक उसका कजन ब्रदर था उसके पास जाता है और जाके कहता है कि जो हमारी मालकिन है, मुझे उससे बहुत प्यार हो गया और हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते और तुम हमारे लिए कुछ ना कुछ करो। तो कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए क्या, हम 10 मर्डर करने के लिए भी तैयार हैं, बताओ हमें क्या करना है। तो राज कुशवाहा उसको 59,000 रुपये और एक मोबाइल देता है और उनको बताता है कि आपको कोई भी फ़ोन जो करना है वो इसी मोबाइल से करना है और किसी दूसरा मोबाइल आपको यूज़ नहीं करना, और आपको समय समय पर सोनम की लोकेशन मिलती रहेगी और वो खुद उसको ऐसी जगह लेकर जाएगी जहाँ पर उसको मारने में तुम्हें बहुत आसानी होगी। अब इधर सोनम क्या करती है कि नेट पे सर्च करती है, क्योंकि जो पहाड़ियाँ हैं वो तो सभी जगह है, मसूरी है, नैनीताल है, शिमला है, मनाली है, लेकिन वहाँ पर इतना चिकनाहट या इतनी बारिश का मौसम नहीं है। तो वो लोग थोड़ा उसमें सर्च करते हैं कि जो शिलोंग है मेघालय में, वहाँ पर उनको पता चलता है कि जो चेरापूंजी है, हमने अपनी भी किताबों में पढ़ा है कि वहाँ पर साल में ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो बारिश अगर कहीं होती है तो चेरापूंजी में ही होती है। और जाहिर सी बात है जहाँ पर बारिश होगी वहाँ पर फिसलन भी होगी। तो उनका प्लान ये था कि वहाँ पर जाएंगे, बारिश होती होगी और धुंध वगैरह है, बहुत है, अभी भी वहाँ जून चल रहा है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी जब मौसम बारिश का है वहाँ अंधेरा ऐसा रहता है हमेशा वहाँ पर। तो प्लान ये बना, कोई पहाड़ी पर जाएंगे, किसी पर सेल्फी लेंगे और पीछे की तरफ राजा रघुवंशी को, मतलब अपने पति को रखी कर आगे वो खड़ी होगी और धीरे धीरे सेल्फी लेते हुए एक कदम पीछे हटेंगे और उसको धक्का कोनी से उसको अपने हस्बैंड को देना है। तो वो पीछे गिर जाएगा और गिर कर मर जाएगा और वो एक तरीके से सेल्फी में भी आ जाएगा और उसमें सबूत हो जाएगा कि वो हम सेल्फी ले रहे थे और जो हस्बैंड है पीछे राजा रघुवंशी वो गिर गए, और एक तरीके से वो कत्ल भी नहीं होगा और सारे काम जो मैंने आपको 3-4 फायदे भी पहले गिनाए हैं वो भी हो जाएंगे। तो ये चीज़ वो अपना शिलोंग में देखती है सारी चीज़, तो वहाँ का वो टिकट बुक करती है। दूसरा, क्योंकि जो उनके पंडित जी थे, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, वो सारे काम पंडित जी के कहने पर ही होते हैं सबके ही। तो वो बताते हैं कि अभी क्योंकि मंगलिक है, अभी तुम हनीमून पर मत जाओ, वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके माँ बाप मना करते हैं। लेकिन यहाँ पर सोनम का जो दिमाग अलग चल रहा है और राज कुशवाहा का, तो वो क्या करती है कि बिना अपने सास ससुर को या माता पिता को बताए सीधा शिलोंग का जो फ्लाइट का टिकट बुक कर देती है 2, और वो अपने पति से बोलती है देखो मैं तो आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी
और मैंने तो टिकट बुक कर दी, तो अब तो जाना ही पड़ेगा। अब बात भी बिल्कुल वही होती है। अब क्योंकि राजा रघुवंशी की माँ मना करती है और वो कहता है कि आपकी बहू ने टिकट बुक कर दिया है, अब नुकसान हो जाएगा क्योंकि सारे पैसे खराब हो जाएंगे। तो फिर मरे मन से माँ भी कहती है कि अब चले जाओ, नुकसान करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो उनके बीच में जो बात होती है कि पहले हम गुवाहाटी जाएंगे और वहाँ पे कामाख्या देवी का मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करेंगे। और इनका प्लान ये था कि उस मंदिर में जैसे हम दर्शन करेंगे, उसी के रास्ते में आने जाने में कहीं ना कहीं ऐसा मौका मिल जाएगा और वहाँ पर हम राजा रघुवंशी को ख़त्म कर देंगे, मतलब अपने हस्बैंड को हनीमून पर ही, शादी के 2-4 दिन बाद ही उसका मारने का प्लान है। अब क्योंकि मोबाइल उसके पास है और 3 जो हत्यारे हैं, एक तरीके से सुपारी किलर, वो भी साथ साथ चल रहे हैं। और तीनों सुपारी किलर और एक जो पत्नी है सोनम रघुवंशी, इनको पूरी प्लानिंग है, पूरी उसको एक अकेले आदमी को तीनों ये चारों मारने के लिए उसके साथ साथ घूम रहे हैं। और इस बात की दूर दूर तक भी उस बेचारे राजा रघुवंशी को कोई खबर नहीं है। उसको लग रहा है मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, धार्मिक है। परिवार वालों को भी ये लगता है कि देखो, और शादी के फ़ौरन बाद एक मंदिर जाने की इच्छा जता रही है, कितनी संस्कारी हमारी बहू है। और वहाँ पर जो एक रिकॉर्डिंग है उसमें भी कि मैंने उपवास रखा हुआ है, तो जो सास और बहू की दोनों की बात हो रही है। तो वहाँ पर वे जाते हैं और कामाख्या देवी के मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और वहाँ पर आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद वहाँ से वो निकलते हैं, लेकिन जो तीनों जो हत्यारे थे, जिसका एक का नाम विशाल था, दूसरे का विशाल चौहान और एक का नाम था आनंद कुर्मी, और ये 3 हत्यारे थे साथ में। तो तीनों के तीनों को कोई ऐसा मौका नहीं मिल पाता और वहाँ एक तरीके से जो कामाख्या देवी के मंदिर का प्लान था वो पूरी तरह इनका ड्रॉप हो जाता है। अब उसके बाद वो कहती है कि नहीं, वहाँ पर चल रहे हैं, अब शिलोंग चलेंगे। जब यहाँ तक आए तो शिलोंग भी घूम के आते ही हैं, क्योंकि उसने नेट पर सर्च कर रखा था पूरी तरह से वहाँ पर, क्योंकि उसका प्लान आगे का पहले तैयार होता है। मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, क्योंकि जैसे ही मंदिर वाला प्लान फेल हुआ तो उसने आगे का दूसरा अपना पत्ता फेंका कि शिलोंग चलते हैं। अब वो शिलोंग जाती है, राजा भी अपना राजी हो जाता है कि चलो वहाँ चलते हैं। तो वहाँ पे एक बालाजी गेस्ट हाउस में ये लोग रुकते हैं और वहाँ पर रुकने के बाद वहाँ से करीब 80 किलोमीटर दूर शिलोंग से, ये वहाँ का सोहरा थाना क्षेत्र है, बोईसा डोंग, वहाँ पर पहुँचते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद, क्योंकि बहुत कम लोग इधर, मतलब बारिश वगैरह ज़्यादा है तो कम जाते हैं, तो वहाँ पर एक स्कूटी किराए पे लेते हैं। स्कूटी से 80 किलोमीटर दूर यहाँ पर जाते हैं। वहाँ पे उसको स्कूटी को पार्किंग में लगाना है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लवर पॉइंट हैं, बहुत सारे सेल्फी के लिए अलग अलग पहाड़ी, अलग अलग टीले होते हैं, जो गाइड करना पड़ता है, क्योंकि अकेला आदमी तो कोई भी, हम आप हैं तो अगर अकेले जाएंगे तो वहाँ भटक जाएंगे। तो वहाँ पर एक वो जाकर गाइड करते हैं और उसके बाद स्कूटी वहीं पार्किंग में खड़ी करते हैं और जाकर देखते हैं, घूमते हैं। और ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर जब वो पार्किंग आते हैं तो वहाँ पर राजा रघुवंशी कहता है कि मुझे टॉयलेट आ रहा है, मैं जरा अभी होके आता हूँ। अब क्योंकि तीनों एकदम एक मौत के साए की तरह, एक यमराज की तरह उसके बिल्कुल पीछे पड़े हुए थे कि कहीं भी हमें ऐसा मौका मिले और हम इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि वो उनका टारगेट ही चारों का ये था। तो वहाँ से एक दाँव खरीदते हैं, एक वहाँ का एक अलग चाकू होता है, क्वेश्चन मार्क, जैसा आपने देखा होगा साउथ फिल्मों में, कि उनको ये लग रहा था कि हथियार भी अगर ऐसा ही होगा तो कल को ये होगा कि यहीं के लोकल लोगों ने किसी लालच में जो एक शादीशुदा जोड़ा है उसको लूटने के लिए इनकी हत्या कर दी। तो वो दाँव खरीदते हैं और वो जैसी पार्किंग में स्कूटी के लिए आता है और वो वहाँ से बाथरूम के लिए जाता है तो वहाँ पर कोई था नहीं। तो सीधा जो विशाल चौहान है, ये जाकर सीधा उसके पीछे सर पे दाँव से वार करता है और जैसे ही वो घूमता है और दूसरा वार उसके सीधा चेहरे पर, 3-4 वार जो राजा रघुवंशी के ऊपर होते हैं, जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी किसी से अनजान आदमी है तो वो इस बात को सोचकर ही नहीं चलेगा कि ये मुझे जान से भी मार सकता है। और अगर कोई मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा है, थोड़ी बहुत बहस होगी पहले, और बहस के बाद ही कोई ऐसी चीज़ होती है गुस्से में जिससे आदमी एक दूसरे को मारता है। लेकिन एक आदमी नॉर्मली बाथरूम से आ रहा है और पीछे से एकदम से बाथरूम करते टाइम और पीछे से कोई उसको हथियार से मार दे, तो जाहिर सी बात है कोई भी कितना भी ताकतवर हो, कितना भी बॉडी बिल्डर बंदा हो या कितना भी कराटेबाज हो, उसको कुछ करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो राजा रघुवंशी को ऐसा कुछ मौका ही नहीं मिला और उन्होंने फिर, सीधी सी बात है, वो 3 बंदे, तीनों ने जल्दी ही उसको ख़त्म कर दिया और वहीं से पहाड़ी से उसको फेंक दिया। अब यहाँ पर जो उनका काम था वो ख़त्म। उसके बाद सोनम रघुवंशी उनको तीनों को पैसे देती है और कहती है तुम मेरे भाई की तरह हो, तुमने मेरा काम कराया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वो उनको वहाँ से विदा कर देती है क्योंकि वो काम हो चुका था। अब वो वापस होटल आती है, होटल आने के बाद खाना ऑर्डर करती है, खाना खाती है, जबकि वो सास मेरी अपनी सास से जो बात कर रही है रिकॉर्डिंग में, कह रही है मेरा उपवास है, हमारी सांसें चढ़ रही हैं, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। वो खाना खाती है और उसके बाद अपना जो उसके अंदर ज़रूरी कपड़े थे, यहाँ पे राज कुशवाहा ने उसको एक बुर्का खरीद के दिया था जो मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सीसीटीवी में उसका चेहरा आए, सबको यही लगे कि उसको मार दिया है और उसको उठाकर ले गए हैं, जिससे आपने देखा भी हमारे देश में कितनी खलबली मची थी और जिसमें पुलिस के ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि जो शिलांग की पुलिस वहाँ का सही से काम नहीं कर रही है,
उसके बाद फिर यूट्यूबरों जो जिनके ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं लाखों में, उनका सहारा लिया गया और उस पर सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें फैलाई गई। फिर वो मुख्यमंत्री तक पहुँची, उसके बाद वो इंदौर के मुख्यमंत्री तक पहुँची, फिर गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुँचती हैं और पुलिस पर पूरा प्रेशर बनाया जाता है कि जहाँ पर भी ये जोड़ा है इसको ढूंढा जाए। उसके बाद फिर वहाँ पर जो सोनम रघुवंशी का जो काम पूरा हो ही चुका था, वो वहाँ से बुर्का पहनती है और बुर्का पहनकर वो एक टैक्सी बुक करती है शिलोंग से गुवाहाटी के लिए, और गुवाहाटी से फिर बस लेती है सिलीगुड़ी की, फिर वहाँ से पटना, आरा, लखनऊ, इंदौर, कहीं बस, कहीं ट्रेन, कहीं टैक्सी, इस तरीके से वो लास्ट में अपना इंदौर पहुँच जाती है। मतलब 26 तारीख को वो इंदौर जाकर अपना आराम से रह रही है और यहाँ पर पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन परेशान और देश का हर व्यक्ति उसके लिए दुआ कर रहा है कि दोनों सही सलामत मिल जाएं। इधर राजा रघुवंशी की जो लाश है वो खाई के अंदर से मिलती है और मिलने के बाद उसको निकाला जाता है और हाथ पर उसके राजा लिखा हुआ था, उसके फिर भाई को बुलाया जाता है और भाई उसकी शिनाख्त करता है और एक तरीके से एक गम का दौर, आधा देश उदास, मतलब पूरा देश उदास हो जाता है कि राजा को किसी ने मार दिया। अब किसी भी तरीके से सोनम ठीक ठाक मिल जाए, सब यही दुआ कर रहे हैं कि सोनम ठीक ठाक मिल जाए। और इधर सोनम आराम से इंदौर में अपना आराम फरमा रही है और उधर शिलोंग की जो पुलिस है उस पर गृह मंत्री का भी प्रेशर है, मुख्यमंत्री का भी है, इंदौर पुलिस का भी है। तो एक तरीके से उसने सबको नचा रखा है और वो आराम के साथ में टीवी देख रही है और वो देख रही है क्या क्या बाहर हो रहा है। इधर जो उसका भाई था सोनम का और इधर राजा रघुवंशी में, दोनों भाई जाते हैं, उनको तलाश करते हैं और एक बयान उसका ये आता है कि हो सकता है कि जीजा जी को मारकर हमारी बहन को बांग्लादेशी, क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर वहाँ पास ही लगता है, कि बांग्लादेश से मेरी बहन को वहाँ से उठाकर ले गए। अब ये बहन जब वो टीवी पर देखती है तो उसका दिमाग फिर जागता है, वो सोचती है कि ये तो बढ़िया आइडिया है और मैं वापस जाती हूँ और शिलोंग और वहीं पर जाकर ड्रग्स की मात्रा ज़्यादा लेकर और मैं वहीं पर कहीं गिर जाऊँगी पहाड़ी वहाड़ी के आसपास और उसके बाद मैं मिलूँगी पुलिस को और तो मुझे फिर यही बताना है कि मुझे किसी ने उठा लिया था वहाँ से और मैं ड्रग्स के नशे में थी और मेरी जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसमें भी ड्रग्स ब्लड में आ जाएगा और मुझे बस यही बोलना है कि मुझे पता नहीं कि क्या क्या हुआ है। मैंने बस ये देखा था 3-4 आदमी आए थे और उन्होंने राजा पर हमला करा, मेरे पति पर, और उसके बाद मैं बेहोश होगी। तो उसकी कहानी ये थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि देश के अंदर इतना एक तरीके से दुआओं का दौर और उसको ढूंढने का और उसके टीवी पर उसकी इतनी तस्वीरें, मोबाइल पर तस्वीरें, उसको ये मौका ही नहीं मिला कि वो वापस शिलोंग पहुँच जाए क्योंकि दूरी भी काफ़ी है। अब यहाँ तक जो मैंने कहानी सुनाई है, यहाँ तक आपको ये सारी सोनम की प्लानिंग थी। लेकिन अब मैं आपको ये जो आगे कहानी सुना रहा हूँ वो है पुलिस की जाँच की, कि जब पुलिस के ऊपर चारों तरफ से प्रेशर पड़ा तो पुलिस ने फिर एक तरीके से सीरियसली इस केस को हैंडल करना शुरू करा। अब जाहिर सी बात है, शुरुआत कहाँ से होगी, जहाँ पर वो होटल में रुके हुए थे। पुलिस वहाँ पर जाती है, वहाँ देखती है कि जो उनके बैग हैं वो वहाँ पर रिसेप्शन पर मिले हैं, उसमें उनके कपड़े हैं। तो उसके अंदर पुलिस को दिखता है कि उसका मंगलसूत्र और जो उसकी बिंदी वगैरह और जो जेवरात हैं छोटे छोटे पैरों की उंगली के, ये सारी चीज़ें उसके बैग में मिलती हैं। तो पुलिस को थोड़ा सा शक होता है कि जो एक शादीशुदा महिला है और अभी हनीमून मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, वो अपना मंगलसूत्र उतार कर कैसे रख सकती है, और वो भी ऐसी जगह होटल में जहाँ से कोई भी चुरा ले। एक तो उतारना ही बहुत बड़ी बात है, जो एक शादीशुदा महिला है मंगलसूत्र उसके लिए उतारना ही बहुत बड़ी बात है। और दूसरा फिर चलो उसने अगर उतार भी दिया तो वो इतना मतलब अनसिक्योर जगह पर रख के जा रही है कि वहाँ से कोई भी उसको चुरा सकता है। तो पुलिस की पहली घंटी वहीं पर बजती है। दूसरी फिर उसके बाद वो देखते हैं कहाँ पर वो घूमने गए थे, तो वहाँ पर जो गाइड होता है तो उस गाइड को पकड़ा जाता है और जिसका नाम होता है अलवर पैड, और पुलिस उसके पास जाती है और उससे पूछती है वो कहाँ घूमने गए थे, क्या बात कर रहे थे। अब क्योंकि जो हमारी हिंदी भाषा है वो वहाँ पर नहीं है, उनकी एक लोकल भाषा है या इंग्लिश बोलते हैं वो, तो वो वहीं के भाषा वाले को ये बताता है कि वो पति पत्नी तो थे ही और 3 आदमी उनके साथ और थे और वो कुछ हिंदी में बात कर रहे थे। क्योंकि मुझसे हिंदी मुझसे आती नहीं, तो मैं ये नहीं समझ सकता कि उन्होंने बात क्या करी है। बाकी वो उनसे काफ़ी घुले मिले थे और वो कई बार उनके साथ आते थे और जाते थे। अब ये सुनकर पुलिस को थोड़ी और हैरानी होती है कि इतनी दूर हिंदी बोलने वाला कहाँ से आ गया। और चलो अगर कोई घूमने आया भी होगा तो एक बार इत्तेफाक होता है कहीं पर मिल जाए, लेकिन वही बंदा जैसे अगर होटल में मिल रहा है और उसके बाद फिर वो कहीं पहाड़ी पे भी मिल गया, कहीं पार्किंग में भी मिल गया, तो ऐसा इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब यहाँ पे पुलिस का थोड़ा और जो दूसरा शक था पुलिस का मंगलसूत्र पर था, तो यहाँ पर पुलिस को सोनम पर थोड़ा डाउट होता है। और अगर डाउट ना भी हो तब भी पुलिस जो है मोबाइल की जो CDR वगैरह वो तो देखती है। अब पुलिस ने सोनम की CDR चेक करी तो उसमें देखा है कि जाहिर सी बात है उसने हर जगह के लोकेशन भेजे हैं। राज कुशवाहा से उसकी बात हो रही है और राज कुशवाहा से CDR निकाला तो उसकी उन तीनों से बात हो रही है। तो पुलिस के लिए इतना मुश्किल नहीं था। CDR सबसे पहले पुलिस यही निकालती है, हमारा क्राइम पेट्रोल वगैरह CID में सबसे ज़्यादा देखते ही है। तो ये सारी चीज़ पुलिस निकालती है और उन तीनों की लोकेशन पुलिस को मिलती है और पुलिस सीधा ललितपुर जाती है। वहाँ पर इसकी विशाल की लोकेशन मिलती है और पुलिस सिविल वर्दी में जाकर विशाल को उठा लेती है। अब जैसे ही विशाल उठता है, अभी तक तो ये था कि पुलिस एक तरीके से पुलिस को वो नचा रही थी और आराम से इंदौर में बैठी टीवी देख रही है, लेकिन अब जो नचने की जो बारी थी सोनम की थी और राज कुशवाहा और विशाल आनंद की थी। अब जैसे ही पुलिस उसको उठाती है और आप जानती है पुलिस किस तरीके से ऐसे अपराधी का स्वागत करेगी,
जिस अपराधी ने इतने दिन से पुलिस को घुमा रखा है, और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, इतनी बड़ी पावर, इतना बड़ा प्रेशर उनके पीछे है, मुख्यमंत्रियों के पीछे जो प्रेशर उनके ऊपर है, देश की जनता का प्रेशर पुलिस के ऊपर है, तो जाहिर सी बात है उसकी कोई आरती तो पुलिस ने उतारी नहीं होगी। तो पुलिस के पास जाते ही विशाल तोते की तरह बोलने लगता है, और वहाँ पर जाहिर सी बात है CDR में राज कुशवाहा का नंबर है। जैसे ही राज कुशवाहा का नाम सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी के पास पहुँचता है, फ़ौरन रघुवंशी की जो घंटी बज जाती है और उसके दिमाग में बिल्कुल क्लियर आ जाता है कि हत्यारों के साथ राज रघुवंशी का क्या मतलब, और वो खट समझ जाता है कि कहाँ की कड़ी कहाँ है। अब उसको बिल्कुल ये क्लियर हो जाता है कि जो भी कराया बहन नहीं कराया। अब उसके बाद जाहिर सी बात है पुलिस उसको उठाएगी। इधर राज कुशवाहा को जैसे ही पता लगता है कि विशाल को पुलिस ने या किसी और ने उठाया, क्योंकि वो सिविल वर्दी में थे, थोड़ी उसको कन्फ्यूजन थी कि पुलिस है या कोई बदमाश है, किसने उठाया है, या हो सकता है देवी सिंह के ही आदमी हो, तो उनको ये सब चीज़ लगती है। तो वो फ़ौरन सोनम को फ़ोन करता है और उसको बताता है कि इस तरीके से एक आदमी पकड़ा गया है। जाहिर सी बात है वो सबके नाम बताएगा क्योंकि पुलिस उगलवा ही लेगी सारे नाम। तो वो उसको फ़ौरन बोलता है कि तुम अब इंदौर छोड़कर यहाँ से फ़ौरन शिलोंग पहुँचो, और वहाँ पर जाकर जो आपका अगला प्लान है वहाँ पर अपने आप को ड्रग्स लो या ड्रग्स से जो भी करना है, उसके बाद तुम पुलिस के हवाले हो जाओ। और तुम्हें जाकर यही बताना है कि हम ऐसे घूमने गए थे और वहाँ पर कुछ लोग आए और उन्होंने उनको पीटा और मुझे मारा, मैं बेहोश हो गई, और राजा रघुवंशी कहाँ पर है, मतलब तुम्हें ये दिखाना है, तुम्हें ये पता ही नहीं है कि तुम्हारे पति को किसी ने मार दिया। लेकिन अब इस केस का शोर ही इतना ज़्यादा था कि वो शिलोंग की तरफ तो वैसे भी हाहाकार एक तरीके से मचा हुआ था। पुलिस हर होटल में, हर जगह ढूंढ ही रही थी, घरों में ढूंढ रही थी उसको, तो उसकी हिम्मत नहीं होती वापस शिलोंग जाने की। वो वहाँ से उत्तर प्रदेश का रुख करती है और गाजीपुर पहुँचती है, और गाजीपुर जाकर एकदम अपनी हालत ख़राब दिखाकर जो वहाँ पर एक काशी टी स्टॉल है उसके पास जाती है, और वहाँ पर जाकर दिखाती है कि मैं बेहोश थी और मुझे एक फ़ोन करना है। और वहाँ से वो अपने भाई गोविंद को फ़ोन करती है, और गोविंद वहाँ से पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस सोनम को वहाँ से उठाती है। और उसके बाद फिर जो उसका भाई है वो वहाँ पर आता है, सारे घर वाले आते हैं। उसके बाद राज कुशवाहा का सारा केस सामने आ चुका था। अब पुलिस सबको अरेस्ट करती है, और अरेस्ट करने के बाद 8 दिन का रिमांड पुलिस से लेती है। तो ये सारी कहानी आई थी, ये सारी जो वहाँ के SP हैं मिस्टर सिंह, उन्होंने आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उसमें सारी चीज़ें बताई कि कितनी खतरनाक ये महिला थी जिसने इतने सारे प्लान बनाए। अगर कोई लड़की उसको मिल जाती शादी से पहले तो शायद वो उसको जिंदा जला देती स्कूटी के साथ, और शायद राजा रघुवंशी बच जाता। लेकिन किसी न किसी की उसमें बलि चढ़नी ही थी एक तरीके से, और उन्होंने अपने प्यार के लिए एक बेचारा बेकसूर नौजवान, एक अच्छा खासा व्यापारी, उनके प्यार की भेंट चढ़ गया। और अब सोनम को ये भी सोचना चाहिए क्या पापा को अब हार्ट अटैक नहीं आएगा। अब तो जो आदमी आज से पहले पूरे देश की हमदर्दी पा रहा था, एकदम से तुमने एक तरीके से उसका मुंह दिखाने लायक उसको अपने परिवार को नहीं छोड़ा। जो सोनम रघुवंशी का भैया है गोविंद रघुवंशी, वो जाता है अपने जीजा रघुवंशी के घर, और उनकी माँ से लिपट लिपट कर वो एक तरीके से रो रहा है, क्योंकि वो जानता है कि इनका कोई भी कसूर नहीं है। वो मतलब बेफालतू में ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये थी आज की कहानी। कहानी थोड़ी लंबी होगी आज, लेकिन पूरी डिटेल में बताना ज़रूरी था क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट्स आए। लेकिन आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसके अंदर शुरू से आखिर तक का सारा इसका सारा सच सामने है, जिसमें पुलिस ने यही कहा है कि जल्दी से जल्दी इसकी चार्जशीट दाखिल होगी और सख्त से सख्त सज़ा इनको दिलाई जाएगी। तो इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7 बजे किसी दूसरी घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।